पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है, एक वृंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, पहले अपन देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। कह रहा है कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक वृंत से जुड़ी रहती है। ये वृंत का नाम क्या है? इनफंडिबुलम। क्या नाम है इस वृंत का? इनफंडिबुलम। जो हाइपोथैलेमस है और ये जो एक वृंत वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनफंडिबुलम कह रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो आ जाओ, पीयूष ग्रंथि। अब ये सेला टर्सिका क्या है? मतलब ये एक वृंत वाला तो है इनफंडिबुलम, लेकिन ये सेला टर्सिका क्या है? तो जो स्फीनोइड बोन, जब हमने कंकाल तंत्र वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने स्फीनोइड बोन के बारे में पढ़ा था। स्फीनोइड बोन जो होती है बच्चों, वहां पर एक ऐसा खांच सा बना हुआ होता है। मतलब जैसे अपना फोन होता है, मान लो ये फोन है, इसको स्टैंड, इसका स्टैंड कुछ इसी तरीके का होगा, हाँ है ना। तो जो हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ये जो दो भाग हैं, इनको संभाल कर रखने का जो कार्य करता है वो स्फीनोइड भाग का एक खांच बना लेते हैं। यूँ खांच बना लेते हैं। ये एक हम कह सकते हैं कि जैसे ये हमने मोबाइल रखने का स्टैंड बनाया, वैसे ही इसका स्टैंड है। और ये स्टैंड जो है उसको हम कहते हैं सेला टर्सिका, यानी एक खांच वाले भाग है जिसमें सेल्स पड़ी हुई हैं। सेला टर्सिका, तुम नाम याद कर सकते हो उसका, सेला टर्सिका क्यों? कोशिका पड़ी हुई है जो उसको एक ऐसे, मतलब उसने उसको एक सहारा प्रदान किया हुआ है। तो सेला टर्सिका समझ में आ गया। स्फीनोइड बोन के अंदर ऐसे खांच से बने हुए होते हैं, उसको हम सेला टर्सिका कहते हैं। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। आ जाओ, ये हमारा हाइपोथैलेमस, ये हमारा इनफंडिबुलम, दो भागों में विभाजित होती है। एक भाग और दूसरा भाग, है ना, दो भागों में विभाजित हो गई। एक भाग को हम कह रहे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो दूसरा भाग है बच्चों, ये जो दूसरा भाग है इसको हम कह रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो इसका काम और नाम बहुत जरूरी है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, मैंने तुम्हें बताया था, कलर चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन से लिख देती हूँ, है ना। मैंने तुम्हें बताया था यहां पर जो न्यूरॉन्स है वो सीधा ही इसको हेल्प करते हैं, सीधा ही खुद ही हेल्प करते हैं। न्यूरॉन्स मतलब यहां पर ये जो अंदर की पार्स नर्वोसा है, जो पार्स नर्वोसा है, इसको कोई काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। इसमें बेहद प्यार बताता है, प्यार जुटाता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो ये अपने न्यूरॉन्स को ही भेज देता है कि तुम ही जाकर के स्टिमुलेट कर लो हार्मोन को। ये कोई काम नहीं करता, इसलिए हमेशा स्माइली रहता है। तुम देख रहे हो ये जो पार्स नर्वोसा है ये हमेशा स्माइली रहता है, इस पर कोई लोड ही नहीं है। क्यों लोड नहीं? क्योंकि हाइपोथैलेमस कहता है मेरे न्यूरॉन्स खुद ही काम कर लेंगे। तो जब न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाम याद कराने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि न्यूरॉन काम कर रहे हैं, यहाँ पर पार्स नर्वोसा तो काम ही नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात बोले हम, यहाँ पर देखो एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस दो अन्य भागों में विभाजित है, जिसको हम कहते हैं, जो बड़ी वाली है ये, इस जो रो रही है बेचारी, इसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, जो बहुत रो रही है क्योंकि इस पे बहुत बर्डन है, इसको बहुत सारे हार्मोन रिलीज करने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा काम करती है ये जो पार्स डिस्टेलिस है, सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, शॉर्ट इसमें लिखा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे नीट में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH यानी कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हमारा, ACTH जो हमारा एडिनो कॉर्टिसोल हार्मोन है, फिर हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है। ये सारे हार्मोन कौन रिलीज करता है? बेचारा पार्स डिस्टेलिस को ये बहुत सारा काम करना पड़ता है। जो यहाँ के न्यूरॉन्स हैं वो तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं इसको, और इस बेचारे को बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन करना पड़ता है ना। और दूसरा भाग जो है बच्चों, ये देख रहे छोटा वाला,
इसका कोई ना ये रोता है ना हंसता है, ये बेचारा शांत है। क्यों है शांत? क्योंकि जब अपन बहुत छोटे बेबी होते हैं ना, तो ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बेसिकली इस तरीके से 1, 2 और 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें ये पार्स डिस्टालिस वाला भाग है, ये पार्स इंटरमीडिया वाला भाग है, और ये वाला जो है पार्स नर्वोसा का पार्ट है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये भाग जो है ये एक ही बन जाता है, ये एक ही भाग बन जाता है, एक लोब ये और एक लोब ये। तो ये क्या करता है, ये बोलता है बेचारा मैं ऑलरेडी इसके साथ में आ गया हूं, तो ना तो मैं हंस सकता हूं ना मैं रो सकता हूं। तो इसमें से ऑर्डर इसको भी मिलता है, लेकिन यहां से सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान दो इधर, यहां से सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है, एमएसएच यानी कि जो मिलेनिन होता है जो कलर देता है हमारी बॉडी को, स्किन को, आईज को, हेयर को। मिलेनिन होता है मेलानोसाइट्स, तो मेलानोसाइट्स का स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। कौन देता है ये देता है हमारा पार्स इंटरमीडिया। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है, एकमात्र हार्मोन रिलीज करता है ये, कौन सा? मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करने का। जो मेलानोसाइट्स होती है इसको स्टिमुलेट करने का है ये हार्मोन देता है। कौन देता है? पार्स इंटरमीडिया देता है, एकमात्र हार्मोन। और सबसे ज्यादा हार्मोन को कौन रिलीज करता है? बेचारा पार्स डिस्टालिस। अब देखो एक और भाग है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, मैंने कहा उसका एक ही भाग है, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा मेनली 2 ही हार्मोन का सिक्रीशन करता है, मेनली 2 ही हार्मोन का सिक्रीशन करता है। एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है वैसोप्रेसिन। क्या होता है? एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वैसोप्रेसिन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। डन, चलो आ जाओ एक बार अपने। देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस हमने समझ लिया, ये 2 पार्ट है, ये वाला है एडिनोहाइपोफाइसिस, ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये बात तो हमने बता दी। एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि दिस वन, ये 2 भागों में आगे बटी हुई है। एक है पार्स डिस्टालिस जो हमेशा रोता रहता है, एक है पार्स इंटरमीडिया जो एक्सप्रेशन लेस है, उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको एक ही हार्मोन रिलीज करना है। कौन सा? मिलेनो वाला, मिलेनोसाइट्स को रिलीज करना है, उसने उसी को एक्टिव करना है, स्टिमुलेट करना है। तो ये एक ही हार्मोन देता है, तो इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया, यहाँ पे दोनों चीज बता दी। आगे चलते हैं। पार्स डिस्टालिस, मैं एक बार कलर चेंज कर रही हूँ बच्चों। पार्स डिस्टालिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। देखो ये हमारा अग्र भाग है, पीयूष ग्रंथि का इसको अग्र भाग भी कहते हैं, पार्स डिस्टालिस को, इसको ये वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? अग्र भाग भी कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन, जीएच, प्रोलैक्टिन, हमने बात कर ली ऑलरेडी। ये देखो जीएच, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच हमने बात कर ली है यहाँ पे। प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोट्रोपिन। थायराइड प्रेरक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर एडिनो, सी फॉर कॉर्टिको, टी फॉर ट्रॉफिक और एच फॉर हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोफिन भी इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा ये नाम। कॉर्टिकोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन कौन सा रिलीज करता है? कॉर्टिसोल। एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख दी। कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसका ये वाला नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कॉर्टिकोट्रोफिन कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोफिन कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। कहाँ होता है भी अपन बात करेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन, मैंने तुम्हें जब ये पढ़ाया था याद आ रहा है, जब अपन ने फीमेल और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने बात करी थी इसका जो हमारा हाँ प्रसव हमने करवाया था, याद आ रहा है। तो वो जो चीजें करी थी वो हमने ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के द्वारा करी थी। लेडिंग सेल्स याद आ गई। पुटिका प्रेरक हार्मोन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको हम बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन स्त्राव करता है?
ये स्राव करता है दिस वन, जो अग्रभाग है, जिसको हमने पास डिस्टेलिस बोला है। पास इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन, देखो एकमात्र हार्मोन कौन सा, लेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन। ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मिलेनोसाइट, इसीलिए मैंने यहां इसको करेक्ट नहीं करवाया। क्या है, मिलेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन या मिलेनोट्रोफिन का स्त्रवण करता है। किसका करता है, मिलेनोट्रोफिन या मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। आ गई बात समझ में, यहां तक एकदम डन है, आगे आ जाओ। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्य पिंड पार्स डिस्टेलिस के दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा हुआ होता है, हमने यही बोला है। ये एडिनोफाइसिस है, एडिनोफाइस में पार्स डिस्टेलिस और इसी के साथ में पार्स इंटरमीडिया, ये इससे कनेक्टेड ही होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसके पास एकदम खुशनुमा ही मौसम बना रहता है, जो खुद कुछ भी काम नहीं करता लेकिन दूर दूर तक फेमस है कि मैंने वैसोप्रेसिन दिया है, मैंने ऑक्सीटोसिन दिया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस का इसके सर पे हाथ है, वो कहता है कि मैं सारा काम कर लूँगा बच्चा, तू बस खुश रह। तो ये जो हमारा पार्स नर्वोसा है, ये हमेशा हैप्पी रहता है। ये जो है पीयूष या पक्ष ग्रंथि भी कहलाती है। हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन, देखो सीधा सीधा बोल रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह व स्त्राव करता है। आगे बात समझ में, देखो साफ साफ लिखा है इसने, पश्च पीयूष ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस द्वारा जो उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन है, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन का स्त्रवण करता है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस के द्वारा ही संश्लेषित किए जाते हैं, यानी इस बंदे का कोई काम नहीं है, इसीलिए हैप्पी रहता है। तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। कैसे जाता है, देखो यहाँ देखो डायग्राम में, यहां से जाएगा, हाइपोथैलेमस से जाएगा और सीधा इस न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंचा दिया जाएगा और यहां से उसका स्रवण हो जाएगा। ये तो सिर्फ बोलता है कि मैं हूं, बस नाम का हूं, कोई काम नहीं करता। डायरेक्ट ये तंत्रिका आएंगे, तंत्रिकाक्ष निकलेगा और यहां से ही हार्मोन उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है मामला? अब आगे आ जाओ। वृद्धिकारी हार्मोन, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं बच्चों, देखो अति हर चीज की बुरी है, कोई सी भी चीज ले लो, अति हर चीज की बुरी है। तो ग्रोथ हार्मोन, यदि शरीर में अधिक ग्रोथ हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, कम ग्रोथ हो तो भी अच्छी बात नहीं है। तो वृद्धिकारी हार्मोन के अति स्राव, यानी कि बहुत ज्यादा सिक्रीशन की वजह से शरीर में असामान्य वृद्धि हो जाती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत महाकाय शरीर, बहुत बड़ी बॉडी होती है, एकदम अजीब से दिखते हैं वो लोग, तो उनमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सबसे ज्यादा स्रवण हुआ होता है, जिसे जाइगेंटिज्म या अतिकायता भी कहते हैं, अतिकायकता भी कहते हैं, यानी कि बिग बॉडी, ठीक है, बहुत महाशरीर, एकदम खतरनाक, जैसे एक बंदा तो ऐसा है, ठीक है, और एक ऐसा होता है, मतलब महाकाय शरीर, नॉर्मल, ये नॉर्मल ग्रोथ है बच्चों, ठीक है, नॉर्मल मैं बोल रही हूँ, ये नॉर्मल ग्रोथ है। यहां पर क्या हो गया, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गए, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ ही नहीं रुक रही है और ये हमेशा विशालकाय शरीर बन गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर अति स्त्रवण होने की वजह से कौन सी बीमारी आई है, अतिकायकता की, जिसको हम जाइगेटिज्म भी कहते हैं, याद रखिएगा इस डिसऑर्डर के बारे में। और इसके अल्प स्त्राव की वजह से, यदि कम स्त्राव हो तो क्या हो जाएगा, वृद्धि रुक जाएगी, इसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो अभी तुम यहाँ पर जो ये दो डायग्राम बनाए, इसको यदि तुम नॉर्मल ना बोलो तो यहाँ पे मैं ड्वार्फिज्म कर दूं, कोई बुराई नहीं है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, अतिकायकता कर दूं, तो तुम्हें याद भी रहेगा कि हाँ मैम ने ऐसे बताया था।
क्या हुआ है यहाँ पर, ग्रोथ हार्मोन की अत्यधिक वृद्धि हुई है, अत्यधिक स्त्राव हुआ है। आ गई बात समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, स्क्रीनशॉट डन। अब देखो, अब जिसे पिट्यूटरी डॉर्फिस में बोनापन या फिर बावनता भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पर्सन बहुत छोटू से होते हैं, मतलब वो एज में बहुत बड़े होते हैं बट उनकी ग्रोथ देखोगे, उनके बॉडी साइज देखोगे तो बहुत छोटू होते हैं। तो उनमें ये क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम मात्रा में जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज हो पाते हैं, इसी वजह से क्या होता है, उनमें बोनापन आ जाता है। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से अत्यधिक विकृति, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन सुनो, मतलब बात को सुनो। वयस्क यानी कि बड़े हो चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं, उसमें एक विशेष रूप से मध्य मतलब एक कॉमन जो आयु वर्ग होते हैं उनके लोगों में यदि ग्रोथ हार्मोन की अतिस्राव हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा स्त्रवण हो जाए, तो अत्यधिक विकृति, मतलब उनका चेहरा, मतलब जैसे नॉर्मल एज चल रही है और उसमें आप अडल्ट हो जाओ और अडल्ट होने पर तुम्हें अधिक से अधिक तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाए, तो तुम्हारा जो चेहरा ना आड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मतलब अजीब गरीब सा आपका चेहरा हो जाएगा, मतलब देखने में डर लगता है ऐसे लोगों का चेहरा। तो क्या हो जाएगा, चेहरे की जो विकृति नजर आने लगती है और इसको हम अतिकायकता, एक्रोमिगेली बोलते हैं। ये गिगेली जो लिखा हुआ है इसको हम मिगेली करेंगे, एक्रोमिगेली बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, एक्रोमिगेली। देखो एक्रोमिगेली याद रखने से तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, चेहरे की विकृति, आकार बिगड़ गया हो तो हम क्या बोलेंगे, आकार एक्रो, आकार एक्रो, ऐसे याद करने का ट्रिक्स है। एक्रोमेगेली यानी कि ग्रोथ हार्मोन की अधिक स्राव की वजह से चेहरे में विकृति आ जाती है, इसको एक्रोमेगेली हम कहते हैं। इज दैट क्लियर? इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है ना। यदि नियंत्रित ना किया जाए तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। तो बेटा हाइपोथैलेमस की हमने जब बात करी थी तो हमने दो तरीके के हार्मोन देखे थे, एक तो क्राइनिन वाला और एक स्टैटिनिन वाला, हाँ या ना। एक तो स्टैचू बना रहे थे, रोक रहे थे, अब देखो यहाँ पर बहुत अधिक वृद्धि, यानी कि बहुत ज़्यादा क्राइनिन हो गया है यहाँ पे, है ना, सोमेटोक्राइनिन बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत अतिस्राव हो गया, इसको हम रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रेगुलेटरी हार्मोन चाहिए या फिर इनिबिटरी हार्मोन चाहिए, है ना। रिलीजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे, हाइपोथैलेमस से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसको रोकना पड़ेगा, यानी हमें इनिबिटरी हार्मोन भी करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ऐसी समस्या को, नहीं तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। आगे आ जाओ। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान करना बहुत कठिन है। यस, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि हम डिजीज को इनिशियल स्टेज में पता नहीं लगा पाते हैं। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि भाई पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, हाँ ये वाली बात है। तो वैसे ही ये चीज़ डिजीज के लिए नहीं होता है, हमें पता नहीं लगता है हमें हमारी बॉडी में भी कौन सी डिजीज चल रही है, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, वी कांट गेट इट एक्चुअली। तो अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चल पाता, जैसे कैंसर, जैसे HIV, हमें नहीं पता लग पाता है, ठीक है, जब तक कि बाहरी अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगते हैं। सडनली चेहरे पे विकृति आ जाए, सडनली हम बहुत लंबे हो जाएं, सडनली हमारा शरीर महाकाय बन जाए, तो ये क्या है, सडन हुआ ना, हमारी बॉडी में तो चल रहा था बट हमें नहीं पता लगा कि ऐसा कुछ चल रहा है हमारी बॉडी में। इज दैट क्लियर? इसलिए कहते हैं नॉर्मल डाइट रखो, अच्छा पोषण लो, है ना। और हम कहते हैं ना कि हम प्रकृति से, यदि हम प्रकृति के साथ बदलाव करेंगे तो नेचुरल सी बात है प्रकृति भी हमारे साथ बदलाव करेगी। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें आप। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन की जब भी बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि जब बेबी होता है तो हमारे यहाँ पर सेल्स होती हैं, ठीक है, ये स्तन का डायग्राम बनाया है, ये निप्पल है, यहाँ से हमारा ब्लड क्या, हमारा मिल्क सिक्रीशन होता है। वैसे तो यही होता है ना, माँ अपने रक्त से बच्चों को सींचती है और ये फैक्ट बात है, जो ब्लड है वहीं से मिल्क बन करके आता है। कौन सा हार्मोन इस ब्लड के इस मिल्क के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, तो आप बोलोगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो लैक्टिन, ये लैक्टिन जो वर्ड है, तुम्हें पता है दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद करने का तरीका बता रही हूँ, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो तुम याद कर सकते हो लैक्टिक अम्ल को हमें बढ़ाना है तो हमें कौन चाहिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन चाहिए। आ गई बात समझ में? स्तन ग्रंथियों की वृद्धि
और दुग्ध का निर्माण का नियंत्रण करता है। आ गई बात समझ में। थायराइड प्रेरक हार्मोन, अब आ गई, देखो थायराइड की बात आ गई है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उन थायराइड हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करता है। थायराइड ग्रंथि TSH, हाँ या ना, TSH उसकी बात चल रही है। थायराइड ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल ऑप्टिमम रेंज में ही होना चाहिए। हर चीज़ वैसे ऑप्टिमल रेंज में ही ज़्यादा सही होती है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, देखो हमने बात करी थी कि हमारी रीनल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये बना हुआ है, यहां पर आपको पता है ये वाला जो पार्ट है ये होता है कॉर्टेक्स, जिसको हम वल्कुट कहते हैं हिंदी में, और ये जो अंदर वाला भाग होता है ये होता है मेडुला। ये तुम किडनी में भी देख चुके हो ये वाला पार्ट। तो यहां से इस कॉर्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन निकलेगा वो किसके द्वारा निकलेगा, वो निकलेगा ACTH के द्वारा। ये हार्मोन है, ठीक है, कौन सा है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रिनल वल्कुट पर कार्य करता है और ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स नामक स्टीरॉयड हार्मोन। तो तुम्हें यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन रिलीज होता है और उसका संश्लेषण और स्रवण के लिए प्रेरित करता है। आ गई बात समझ में। ल्यूटिलाइजिंग और पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी कि LH और FSH की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात हो रही है। जननांगों की क्रिया को प्रेरित करता है यानी कि गोनेडोट्रोफिन, गोनाड्स चाहिए है ना, गोनाड्स होते हैं यानी कि जनन अंग वाला, ये पुरुषों में भी होते हैं और मादा में भी होते हैं। कौन से हार्मोन दो रिलीज करते हैं, एक FSH और एक LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ये स्रवण करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोफिन। गोनाड से यदि कोई हार्मोन रिलीज होता है उसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन। कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं, FSH और LH। आ गई बात समझ में। नरों में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन करता है, एंड्रोजन ही करता है और स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह यदि नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है, जिसमें अपन टेस्टोस्टेरोन पढ़ते हैं, एंड्रोजन पढ़ते हैं, प्रोजेस्टेरोन पढ़ते हैं। ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, एक्चुअली मैं देख रही थी यहाँ पर ये नरो वाला जो आ गया एंड्रोजन और वो चीज़ मैं देख रही थी इसलिए मैं रुक गई थी। तो एंड्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, वो अलग अलग समय पे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से निकलते हैं, हाँ या ना। तो वो कौन प्रेरित करता है, गोनेडोट्रोफिन से निकलता है। यहाँ तक समझ में आ गया। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं यानी कि जो फॉलिकल्स बनती है, फॉलिकल से तो बनेंगी, वहां से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। हम पूरा अच्छे से डीपली चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ग्राफिन पुटिका से बचे हुए भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, बचा हुआ भाग है तो लुटा हुआ भाग है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम, ये हमने याद करा था अच्छे से, ल्यूटियम बनाता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि, मतलब जो एग सेल होती है उसके ग्रोथ के लिए और उसके परिवर्धन को प्रेरित करता है। मिलेनोसाइट, तो यानी कि यहां तक ये हार्मोन कहां से थे हमारे, जो बहुत रोता रहता है, यानी कि पार्स डिस्टालिस के हार्मोन खत्म हो गए। अब ये जो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है ये किसके लिए शुरू हो गई है बात, पार्स इंटरमीडिया से बात शुरू हो गई है, हाँ या ना। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन देता है, कौन सा, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन देता है। मिलेनोसाइट्स मेलेनिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील रहता है और त्वचा की वर्णकता यानी कि जो पिगमेंटेशन होता है, आंखों का कलर कैसा है, बालों का रंग कैसा है, हमारी बॉडी का कलर कैसा है, ये सब कौन डिसाइड करता है, मेलेनोसाइट्स डिसाइड करता है। और कौन सा हार्मोन उसको कंट्रोल करता है, तो आप बोलोगे मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। कहाँ से आता है ये हाइपोथैलेमस
पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग को, जिसको हम एडिनोफाइसिस कहते हैं, उसमें एक लोब होती है जिसको अपन इंटरमीडिया कहते हैं, वहां से रिलीज होता है। देखो मैंने पूरा तुम्हें स्टार्टिंग से अभी तक बता दिया, यहां तक डन। आगे आ जाओ। ऑक्सीटोसिन, अब ऑक्सीटोसिन आ गया, यानी कि क्या आ गया, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा आ गया, जो मस्त रहता है, खुश रहता है। क्यों? क्योंकि सारे हार्मोन को कौन स्रावित करता है वहां पर, न्यूरॉन, जो हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उसके संकुचन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करेगा, जितनी भी स्मूथ वाली सेल्स हैं उस पर वर्क करेगा। मादाओं में, जैसे कि हमने बोला था, यहां पर एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम पे क्या होगा, संकुचन होगा, जिससे जो बेबी है वो इजीली बाहर निकल पाता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो मादाओं में प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? ऑक्सीटोसिन। कहाँ पर काम करता है? स्मूथ मसल पे, चिकनी पेशियों पे। उदाहरण क्या है? गर्भाशय से बेबी का बाहर डिलीवरी करना, और दूसरा बात हमारी जो स्तन होता है उससे दूध का स्रवण होना। वैसोप्रेसिन, देखो वैसोप्रेसिन यानी कि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, किसी को प्रेशराइज करने की बात कर रहे हैं। ये मुख्यतः कहाँ काम करता है? हमारी किडनी पर। तुम्हें जब किडनी वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि डायूरेटिक कंडीशन होती है, यानी कि क्या होता है, यूरिया में बहुत सारे चीज़ें जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। वृक्क की दूरस्थ संवालित, यानी कि डीसीटी, हाँ या ना, नलिका से जल व आयनों का पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। क्या करता है ये? जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया, कोई आयरन आ गया, कोई विटामिन आ गया, उस चीज को वापस से अवशोषित करने का कार्य करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डायूरेसिस। क्या बोलते हैं? डायूरेसिस कहते हैं इस कंडीशन को। आ जाओ। अतः से प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक एडीएच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीएच। देखो कुछ लोगों को तुमने देखा होगा, बार बार पानी पीते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं, बार बार पानी पीते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं। तो दैट मीन्स उसके कहाँ प्रॉब्लम है? इस एडीएच हार्मोन में प्रॉब्लम है। इसका जो एडीएच हार्मोन है, जैसे तुम देखोगे चाय पीते ही बहुत ज़्यादा तुम्हें शुशु आती है, या हम कहें कि यूरिन जाना पड़ता है। जैसे तुम, जो लोग एल्कोहल ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शराबी बेवड़े टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो उनको भी बहुत ज़्यादा शुशु आती है। ठीक है, वो इसीलिए आती है। क्यों आती है? क्योंकि एडीएच हार्मोन जो है वो प्रेरित करता है। एडीएच के संश्लेषण अथवा स्रवण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप जो किडनी है उसमें से जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है। वो जल को मतलब स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से निर्जलीकरण हो जाता है। और इस बीमारी को हम कहते हैं उदक में, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होगा? जब जल का मतलब निर्जलीकरण हो जाए किडनी में। निर्जलीकरण यानी कि जल का ह्रास बहुत ज़्यादा होने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? हमारी डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है। तो बच्चों आज हमने क्या देखा? इस वाले पार्ट में हमने देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो सबसे ज़्यादा काम करती है, उसके भी दो भाग हैं, जिसमें हमने पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा देखा। ठीक है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है? डिस्टेलिस बहुत सारे हार्मोन रिलीज कर रही है, जैसे एलएच, एफएसएच और हमारा टीएसएच, हमारा ग्रोथ हार्मोन। ये सब कहाँ से आ रहा है? पार्स डिस्टेलिस से। पार्स इंटरमीडिया से एकमात्र हार्मोन आ रहा है जिसको हमने मेलेनोसाइट्स वाला बोला। और हमारा जो मस्त मौला है, जिसमें किसका हाथ है? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स का हाथ है। वो किसका कर रहा है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का। हमें ध्यान रखना है कौन सी चीज़ से कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है। क्लियर दैट? आशा करती हूँ कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।